वो एक नदी का किनारा था। उस किनारे पर एक ऊंचा पेड़ था, जिस पेड़ पे चिड़ियों का एक परिवार रहा करता था। चिड़िया वहां अपने पति और अपने एक प्यारे से अंडे के साथ बहुत खुश थी। वो दोनों अपने अंडे से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि अब उनके अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलने ही वाला था। पापा चिड़िया रोज मुंह अंधेरे ही भोजन की तलाश में निकल जाया करता था और मम्मा चिड़िया पीछे बैठ के पूरा दिन अपने अंडे की रक्षा करती थी और वो उस अंडे से ढेरों बातें किया करती थी। अगर मेरे इस अंडे से बेटा निकला तो उसका नाम मैं कुकू रखूंगी, और अगर इसमें से बेटी निकली तो उसका नाम मैं सुंदरी रखूंगी। कितना प्यारा है ये मेरा अंडा। वो अभी यही बातें कर रही होती है कि उसे सांप की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो नीचे देखती है तो उसके दरख्त के नीचे नदी के पास एक बड़ा सारा सांप बैठा होता है। अरे ये तो कितना बड़ा सांप है, और अगर ये यहाँ बैठा है तो इसका मतलब इसका बिल भी यहीं कहीं ही होगा। ये तो बहुत बड़ा सांप है और इसका मतलब ये पेड़ अब सुरक्षित नहीं है। बल्लू जी जैसे ही आएंगे मैं उनसे बात करूंगी। वो सांप पर नजर ही जमाए हुए होती है और थोड़ी देर बाद सांप वहां से चला जाता है और इधर से पापा चिड़िया भी भोजन लेके वापस लौट आते हैं। जैसे ही पापा चिड़िया भोजन लेके अपने घोंसले में आता है तो फौरन से टूनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। आज तो सांप ने हमारी ओर नहीं देखा, लेकिन उसका बिल यहीं कहीं ही होगा। उसने यहाँ का रास्ता देख लिया है। अब ये घोंसला सुरक्षित नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से जाता हूँ और जाके एक नया घोंसला बनाता हूँ नदी के दूसरे किनारे। रुकिए, मैं भी आपके साथ जाती हूँ। जब हम दोनों मिलके बनाएंगे तो घोंसला जल्दी बन जाएगा। अगर तुम साथ में गई तो इस अंडे का हम क्या करेंगे? इस अंडे को किसके पास छोड़ेंगे? हम इस अंडे को यहीं रहने देते हैं और दोनों मिलके जल्दी से घोंसला बना लेते हैं। जब घोंसला बन जाएगा तो हम आके अपने अंडे को उठा के वहाँ ले जाएंगे। फिर वो दोनों अंडे को घोंसले में ही छोड़ के नया घोंसला बनाने के लिए नदी के दूसरे किनारे की तरफ उड़ जाते हैं। वो दोनों अपने अंडे को अपने घोंसले में छोड़ के वहां से उड़ गए थे। वहीं पास से एक कौवों का जोड़ा गुजर रहा होता है। खाली घोंसले में अंडे को देख के वो वहां आ जाते हैं। अरे कालू जी, मुझे लगता है कोई पक्षी अपने अंडे को छोड़ के यहाँ से चला गया है। अब इस अंडे का कोई नहीं है। ऐसा करते हैं कि हम इस अंडे को उठा लेते हैं। कल शाम को मेरा चाचा जी आने वाले हैं, उसको अंडा पीना बहुत पसंद है। हम ये अंडा उन्हीं को ही दे देंगे। बड़े आए तुम्हारे चाचा जी को हम अंडा देने वाले। कल मेरी माँ भी तो आ रही है। वो तो इतनी बूढ़ी है, ये अंडा पिएगी तो उसे कुछ ताकत मिलेगी। हम तो ये अंडा मेरी माँ जी को ही देंगे। फिर कालू और गोरी उस अंडे को उठा लेते हैं और अंडे को उठा के वो अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बल्लू और टूनी ने भी नया घोंसला बना लिया था। नदी के दूसरी तरफ उन्होंने अपना नया घोंसला बनाया था। बल्लू जी, घोंसला तो हमने बहुत अच्छा और मजबूत बना लिया है। अब ऐसा करते हैं, अपने अंडे को उठा के ले आते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी इस खुशी में वापस अपने घोंसले को उड़ जाते हैं कि अब वो अपने अंडे को लेके सुरक्षित घोंसले में ले आएंगे। लेकिन जैसे ही वो अपने घोंसले में आते हैं तो उनका अंडा घोंसले में नहीं होता। वो दोनों पति पत्नी बहुत रोने लगते हैं। बल्लू जी, ये क्या हो गया? हमारा अंडा किधर चला गया? कहीं उस सांप ने तो हमारा अंडा नहीं खा लिया, या कौन जालिम हमारे अंडे को लेके चला गया? नहीं टूनी, अगर सांप ने हमारे अंडे को खाना होता तो वो रात को शिकार करता, लेकिन इस टाइम ना करता। इसका मतलब कोई पक्षी ही हमारे अंडे को चुरा के ले गया। अपने मासूम होने वाले बच्चे को लेके वो दोनों पति पत्नी बहुत रोते हैं। रात हो जाती है। वो दोनों पति पत्नी सारी रात घोंसले पे बैठ के रोते रहते हैं और अपने होने वाले बच्चे को याद करते रहते हैं। इधर कवि कालू से कहती है, कालू जी, ये अंडा तो बिल्कुल पीने लायक नहीं है। इसमें तो बच्चा बन चुका है, अब निकलने ही वाला है। मेरा भी तजर्बा है, मैं देख के बता सकती हूँ। तो फिर ऐसा करते हैं कि इस अंडे को बाहर फेंक देते हैं। पता नहीं किस पक्षी का अंडा है। अगर तोता हुआ तो टैं टैं से सोने ही नहीं देगा।
इसमें से बच्चा निकलने को कुछ समय तो है ही, हम इसको सुबह नदी में बहा देंगे। ऐसे ना थोड़ी कोई अंडे को बाहर फेंका जाता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब रात बहुत हो गई है, चलो तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुबह हो जाती है। बस कर दो, तुम रात से ही रोए जा रही हो। ऊपर वाला हमें फिर से अंडा देगा और फिर बच्चा भी निकलेगा उस अंडे में से। अब तुम मत रो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। बल्लू जी, मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। मुझे अपना अंडा बहुत याद आ रहा है और मुझसे सब्र नहीं हो रहा। वो अंडा तो चला गया, लेकिन ऊपर वाला हमें इससे भी ज्यादा प्यारा अंडा देगा और उसमें से बेटा या बेटी जरूर निकलेगा। अब मैं भोजन लेने जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। दुखी दिल के साथ बल्लू चिड़ा भोजन ले जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन टूनी चिड़िया पीछे भी अपने अंडे को याद करते करते रोती रहती है। इधर कवि कालू से कहती है, कालू जी ऐसा करो, तुम भोजन लाने के लिए निकल जाओ और मैं नदी में जाके इस अंडे को फेंक के आती हूँ, इससे पहले कि कोई बच्चा निकल के हमारे लिए वबाल बन जाए। फिर गोरी कवि उस अंडे को उठा के नदी की तरफ उड़ पड़ती है। उधर से बल्लू फल लेके घर की तरफ जा रहा होता है कि सामने से उसको गोरी कवि एक अंडा उठाए हुए नजर आती है। अंडे को देखते ही बल्लू चिड़ा के जहन में फौरन से टूनी चिड़िया का ख्याल आता है और वो गोरी कवि के पास जाके सामने से उसका रास्ता रोक लेता है। वो दोनों साथ वाले पेड़ की एक डाली पर बैठ जाते हैं और बल्लू पूछता है, क्या ये अंडा आपका है? दरअसल किसी पक्षी ने रात को हमारा अंडा चुरा लिया है। गोरी फौरन समझ जाती है कि अंडा इन्हीं का ही है। हाँ, ये मेरा अंडा है, लेकिन मैं इसे बेचने जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ भोजन की जरूरत है। अगर तुम ये फल मुझे दे दो तो उसके बदले मैं ये अंडा तुम्हें दे दूंगी। फलों के बदले में ये अंडा ले लेता हूँ। इस तरह से टूनी चिड़िया का दिल बहल जाएगा और उसको थोड़ा अपने दुख में कमी आ जाएगी। असल बात यह है कि मेरी पत्नी बहुत रो रही है, रात से वो चुप ही नहीं हो रही। मैं ये अंडा जाके उसको दूंगा तो उसे कुछ तसल्ली मिल जाएगी। आप ऐसा करें कि ये फल मुझसे ले लें और ये अंडा मुझे दे दें। फिर गोरी कवि फलों के बदले में अंडा बल्लू को दे देती है और बल्लू अंडा उठा के अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। वो घोंसले में आके अंडे को रख देता है। टूनी पूछती है, ये अंडा कहाँ से आया बल्लू जी? एक कवि इस अंडे को लेके नदी में गिराने जा रही थी। मैंने ये अंडा तुम्हारे लिए उससे फलों के बदले में खरीद लिया। ये अंडा हमारे अंडे की कमी तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे दुख को हल्का जरूर करेगा। फिर कुछ देर उस अंडे को देखने के बाद टूनी तो खुशी से चीखने लगती है। बल्लू जी, ये तो हमारा अपना अंडा है, ये अंडा मेरा ही है। क्या टूनी, तुम्हें कैसे पता कि ये अंडा हमारा है? कि तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे बल्लू जी, भला कौन सी माँ अपने ही अंडे को नहीं पहचानेगी? मुझे अपने अंडे की पूरी पहचान है। ये अंडा मेरा ही है, आप देखना इसमें से हमारा बच्चा निकलेगा। फिर उसमें से कुछ दिन बाद एक प्यारा सा बेटा बच्चा निकलता है। वो अपने बेटे के साथ बहुत खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, माँ बाप की कदर करनी चाहिए। माँ बाप जैसा रिश्ता कोई भी नहीं होता। आपका धन्यवाद। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। वो अपने पति और अपने बेटे कुकू के साथ जिंदगी गुजारा करती थी। टूनी, तुम तो जानती हो कि हमारी कंपनी के हालात ठीक नहीं चल रहे थे। आज मेरे लिए एक बुरी खबर है, मुझे नौकरी से फारिग कर दिया गया है। ए जी, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ से खाएंगे? और हमारे साथ तो एक छोटा बच्चा भी है। क्या होगा अब? हम घर का किराया कहाँ से देंगे और सारा कुछ कहाँ से आएगा? खर्चा पानी कैसे चलेगा हमारा? ए जी, बताएं ना। तुम फिक्र ना करो टूनी, हमने हमेशा सबके साथ अच्छा किया है। ऊपर वाला हमारे साथ भी अच्छा ही करेगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुम फिक्र ना करो, हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे और अपने घर को फिर से चलाएंगे। तुम इसमें चिंतित मत हो। हाँ, शायद आप ठीक ही कहते हो। हम दोनों मिलके जब घर चलाने की कोशिश करेंगे तो घर आसानी से चल जाएगा। मैं भी तो मेहनत कर सकती हूँ ना। मैं और आप दोनों ही मिलके काम ढूंढेंगे। भगवान करेगा कोई काम हमें मिल ही जाएगा। सुबह होते ही टूनी काम के लिए निकल जाती है और वो सोचती है,
मेहनत से तो मैं कभी भी नहीं घबराई। ऐसा करती हूँ, कोई काम ढूंढती हूँ जिसमें चाहे जितनी ही मेहनत क्यों ना हो। वो थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि एक तितली पानी में डूब रही है, उसके पांव गीले हो गए। अरे ये बेचारी तितली तो पानी में डूब रही है। ऐसा करती हूँ, मैं इसकी मदद करती हूँ, इसको अपनी चोंच से बाहर निकालती हूँ। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया फौरन से उस तितली के पास आती है और उसको अपनी चोंच से बाहर निकालती है। प्यारी तितली, तुम अपने पंख खुश्क कर लो, उसके बाद अपने घर को उड़ जाना। अच्छी चिड़िया रानी, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं भी तुम्हें कुछ न कुछ जरूर दूंगी। मैं एक तितली नहीं बल्कि एक परी हूँ। ऐसा कहते ही वो तितली अपने परी वाले रूप में आ जाती है और टूनी उसको बेसुध होके देखती रहती है कि ये क्या हो गया। अरे तुम तो वाकई एक परी हो, मुझे तो घबराहट हो रही है। कौन हो तुम और यहाँ पर तुम तितली के रूप में क्यों आई थी? तुम मुझसे क्या चाहती हो? अभी वो यही सवाल ही कर रही होती है कि वहाँ परी की माँ आ जाती है। प्यारी चिड़िया, तुमने मेरी बेटी की मदद की है, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। बताओ मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? लेकिन आपकी बेटी तो एक तितली के रूप में थी और वो डूब रही थी। मैंने उसको तितली समझ के बचाया है। आखिर बात क्या है? आप लोग कौन हैं और मुझसे क्या चाहते थे? बात यह है चिड़िया रानी के एक बुरे जादूगर ने मुझसे नाराज होकर मेरी बेटी को तितली बना दिया था और कहा था कि जब तक कि कोई अच्छा पक्षी इसकी मदद नहीं करेगा तब तक ये अपने असल रूप में नहीं आएगी। हाँ, जब कोई भी अच्छा पक्षी इसकी बिना किसी अपने लालच के मदद करेगा तो वो अपने असल रूप में आ जाएगी। ओ, तो अब मैं समझी। अच्छा, अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो मुझे कोई काम ढूंढ दीजिए ताकि मैं मेहनत करके कमा सकूं। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। तुम एक ईमानदार पक्षी हो। अगर तुम मुझसे अच्छा घर और बहुत सारी दौलत मांगती तो वो भी मैं तुम्हें दे सकती थी, लेकिन तुमने मेहनत की कमाई को मांगा। मैं तुमसे खुश हूँ। ये लो, ये एक किस्मती टमाटर है। इसको तुम जमीन में बो देना और ऊपर पानी डाल देना। एक रात बाद ही इसमें से बहुत से बूटे निकल आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी परी जी। मैं इसको जाते ही अपने घर के सामने वाली जमीन में बो दूंगी और इस तरह से इसमें से जो टमाटर निकलेंगे वो मैं मार्केट में बेच आऊंगी। फिर वो उस टमाटर को खुशी खुशी उठाती है और अपने घर की तरफ लौट आती है। वो मन ही मन में सोच रही होती है कि अब वो टमाटरों को बेच के अपने घर का खर्चा पानी चलाएगी। जिस पेड़ पे उसका घर होता है उसके बिल्कुल सामने वाली जमीन पे वो अपने टमाटर को रख देती है। वो वहीं पर ही उसको बोने का सोचती है। इसको यहीं पर ही बो देती हूँ। अगर इधर उधर कहीं दूर बो दिया तो कालू कौवा और बाकी के पक्षी नुकसान ना पहुँचा दे। यहीं पे बो देती हूँ ताकि अपनी नजर के सामने भी रहे ये टमाटर। और इस तरह से घर के बाहर आते जाते मैं इसकी सेवा भी कर लूंगी। फिर वो थोड़ी सी जमीन को खोद के उसमें टमाटर को दबा देती है। टमाटर को तो मैंने दबा दिया है। अब घर जाती हूँ और थोड़ी देर में पानी लेके आती हूँ। इसको पानी भी देती हूँ क्योंकि इसकी सेवा भी तो मुझे करनी होगी, तभी तो अच्छे बूटे निकलेंगे। फिर वो नदी पे जाके पानी ले आती है और अपने टमाटर वाली जगह पे अच्छी तरह से पानी दे देती है। जैसे ही वो सारा पानी उसको देती है तो वो वापस उड़ती हुई अपने घर चली जाती है। घर जाके वो पूरी की पूरी बात अपने पति को बताती है कि किस तरह से आज उसको परी ने एक टमाटर दिया और उसने अपना वो टमाटर घर के बाहर ही बो दिया। बादल बने हुए हैं, अगर बारिश हो गई तो उसको पानी ज्यादा लग जाएगा। और फिर वैसा ही होता है। उसी रात बारिश हो जाती है। बहुत सारी बारिश होने के कारण टमाटर को बहुत पानी लग जाता है। बारिश पूरी रात चलती रहती है और जैसे ही सुबह होती है, बल्लू जी, ये हमारे साथ क्या हो गया? मैंने तो टमाटर को बो के उसको अच्छे से नदी में से पानी ला के भी दे दिया था। पानी तो उसको काफी मिल गया था। अब ये बारिश के पानी की वजह से वो खराब ही ना हो गया हो। तुम फिक्र मत करो। तुम्हें याद नहीं कि परी ने भी तो तुम्हें ये कहा था कि ये तिलिस्माती टमाटर है, इसको अच्छे से पानी दे देना, फिर ही जाके इसके अच्छे बूटे निकलेंगे। अब तुम थोड़ी देर में जाके देख आना कि तुम्हारा बाग ठीक तो है ना। फिर टूनी चिड़िया ऐसे ही करती है। जैसे ही सुबह होती है टूनी चिड़िया अपने टमाटर को देखने के लिए घर के बाहर चली जाती है, क्योंकि घर के पास ही उसने अपना टमाटर बोया था। उसको दूर से ही लाल लाल सा नजर आने लगता है। जब वो करीब जाकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। अरे ये
सच है कि मेरी आंखों का धोखा है? एक टमाटर से पूरा टमाटरों का बाग बन गया मेरा। अब तो ये इतने अच्छे टमाटर मैं बेचकर पैसे कमाया करूंगी। वो मन में ऐसा सोच के टमाटरों के पास आके बैठ जाती। ऊपर वाले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद की और उस परी को आपने मेरे लिए भेजा। ऐसा करती हूँ, एक टमाटर मैं खा लेती हूँ और दूसरा अपने घर के लिए ले जाती हूँ। ऐसा कहते हुए वो एक टमाटर को खाने लगती है। टमाटर तो बहुत ही मजेदार था, उसका जायका आम टमाटरों से हटके था। फिर वो दूसरे टमाटर को उठाती हुई खुशी से अपने घर को उड़ जाती है। उससे तो उड़ा ही नहीं जा रहा था, उसकी खुशी की तो कोई हद ही ना थी। सच कहते हैं, जब किसी के लिए अच्छा करो तो अपने साथ भी अच्छा होता है। टूनी ने उस तितली की बिना किसी लालच की मदद की और आगे से टूनी के साथ भी ऊपर वाले ने बहुत अच्छा किया। टूनी घर आके वो टमाटर अपने पति के सामने रख देती है। ये देखें बल्लू जी, कितना रसीला और कितना मजे का टमाटर है। आप जब खाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा, इसका जायका तो बिल्कुल आम टमाटरों से हटके है। अब मैं और आप ये सारे टमाटर मंडी में जाके बेचा करेंगे और इस तरह से हमारे पास भी बहुत पैसे आ जाएंगे। हाँ टूनी, सच कहते हैं, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो कई और दरवाजे खुल जाते हैं। ऊपर वाले ने हमसे ये वादा जो कर रखा है कि भोजन की जिम्मेदारी उसकी है। अब हम ये टमाटर जाके मार्केट में बेचेंगे। फिर टूनी बहुत से टमाटर तोड़ के अपनी एक टोकरी में डाल देती है और उस टोकरी को उठा के वो मंडी में ले जाती है। मंडी में जाके वो एक दुकान लगाती है। उसकी दुकान पर तो दूर दूर से ही ग्राहक आने लगे थे, क्योंकि जैसे टमाटर वो देती थी ऐसे टमाटर पूरी मंडी से कहीं भी नहीं मिलते थे। कुछ ही देर में उसकी पूरी टोकरी बिक जाती है और वो वापस घर आ जाती है। लेकिन टमाटर तो कम होने का नाम ही नहीं लेते थे। जितना वो तोड़ती थी उतने ही और बढ़ जाते थे। मैं बहुत खुश हूँ, ये टमाटर मैं जितने भी तोड़ती हूँ उतने ही और ज्यादा हो जाते हैं। तो जी, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। किसी जंगल में एक पारो चिड़िया रहती थी। पारो चिड़िया बहुत अच्छी थी, परंतु उसका बुरे समय चल रहा था। एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद घर का खर्चा चलाना और बच्चों की देखभाल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उसी जंगल में एक गोरी कवि भी रहती थी। गोरी कवि पारो के पास आके कहती है, अरे पारो चिड़िया, बड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है? गोरी बहन, तुम तो जानती हो कि राजू जी की मौत के बाद बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है। बस इसी कारण थोड़ी परेशान हूँ कि किस तरह करूँ और कैसे घर चलाऊं। हाँ हाँ पारो चिड़िया, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। मेहनत तो तुमसे होती नहीं। अपने पति से मेहनत करवा करवा के तुमने तो उसकी जान ही ले ली। बस कर दो गोरी बहन, किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं। बस बस पारो, मैं सब जानती हूँ। तुम मुझसे और कालू जी से भी ज्यादा अमीर होना चाहती हो। इतनी लालची चिड़िया हो, देख लो तुम्हें तुम्हारी लालच की सजा मिल ही गई आखिर। गोरी आंटी, आप तुरंत यहाँ से चली जाएं, वरना मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन मेरा हाथ ना उठ जाए आप पर, या मैं कोई गलत बात ना मुंह से निकालूं। आप यहाँ से चली जाएं। हाँ गोरी कवि, तुम यहाँ से तुरंत चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर गोरी कवि उड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। मम्मा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बाबा वाली टैक्सी मुझे दें, कल से मैं वो टैक्सी चलाया करूँगा और पैसे कमाया करूँगा। अब मैं आपको मजीद मुश्किल में नहीं देख सकता। नहीं मेरे बेटे, अभी तो तुम्हारी उम्र बैग उठाने की है और स्कूल जाके पढ़ने लिखने की है। मैं ही वो टैक्सी चलाऊंगी। आपके बाबा ने मुझे टैक्सी चलाना सिखा दिया था। रात हो जाती है। ओ जी, आप कहाँ चले गए? बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे के आप चले गए। मैं ये जिम्मेदारी पता नहीं पूरी कर भी पाऊंगी या नहीं। ऐसा सोचते हुए और रोते हुए पारो चिड़िया सो जाती है। कुकू भी सो चुका था। अगले दिन पारो अपने पति की टैक्सी साफ करती है और उसे चलाने के लिए ले जाती है। अरे वाह पारो चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। मैं तो उड़ता उड़ता थक गया हूँ, मुझे दूसरे जंगल जाना है। अगर तुम अपनी टैक्सी पर मुझे दूसरे जंगल ले जाओगी तो बहुत अच्छा होगा। क्यों नहीं तोते भैया, मैं आपको दूसरे जंगल अपनी टैक्सी पर ले जाऊंगी। आप फौरन से ही आके मेरी टैक्सी में बैठ जाएं और हम दूसरे जंगल चलते हैं। फिर पारो चिड़िया तोते को अपनी टैक्सी में बिठा के दूसरे जंगल के लिए रवाना हो जाती है। वो तो बहुत ही अच्छी टैक्सी चलाती थी।
तोता टैक्सी में बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और पारो से कहता है, अरे वाह पारो चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी टैक्सी चलाती हो, तुम बहुत मेहनती हो। मुझे यकीन है कि तुम अपने बच्चों को अपने बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होने दोगी। बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया। लीजिए, बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और दूसरा जंगल भी आ गया। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी टैक्सी पे बैठ के पारो, ये लो अपने पैसे और अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे आगे भी थोड़ा काम है। अरे वाह, आज तो सुबह ही सुबह बहुत अच्छी सवारी मिल गई और पैसे भी अच्छे बन गए। अब मैं जाती हूँ और पक्षियों को देखती हूँ, उन्हें शायद मेरी जरूरत हो। फिर इसी तरह से पारो चिड़िया को बहुत से पक्षी सवारी मिल जाते हैं। लाली बुआ भी उन्हीं में से एक थी। मैं इस जंगल की सबसे ज्यादा उम्र वाली चिड़िया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि तू मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है। देखना, ऊपर वाला तेरा हाथ थामेगा और तू पहले की तरह अमीर हो जाएगी। शाम हो जाती है। पारो सोचती है, आज तो अच्छी कमाई हो गई मेरी और वहाँ कुकू मेरी राह देख रहा होगा। शाम हो गई है, लौटते लौटते रात हो जाएगी, घर जाती हूँ। इधर कुकू अपनी मम्मा की राह देख रहा होता है। रात हो चुकी होती है, उसकी मम्मा भी घर आ जाती है। मम्मा, अकेले मुझे घर में बहुत घबराहट हो रही थी। कुकू बेटा, अब तो आपको आदत बनानी होगी क्योंकि मेरी टैक्सी बहुत अच्छी चलने लगी है, हमारी कमाई भी बहुत अच्छी होने लगी है। अब हम बहुत जल्दी पहले की तरह अमीर हो जाएंगे। कुकू बेटा, मैं जानती हूँ कि आप घर में अकेले बहुत घबरा जाते होंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। राजू जी, काश आप हमारे साथ होते, लेकिन मैं जानती हूँ आप जहाँ गए हैं वहाँ से लौट के कभी आप हमारे पास नहीं आ सकते। ऐसे दुखी होती भी वो भी अपने बेटे के साथ बैठे बैठे ही सो जाती है। इधर गोरी कवि से बिल्कुल भी पारो की खुशी नहीं देखी जा रही थी। गोरी, कल हम भी पारो की टैक्सी पे बैठ के दूसरे जंगल जाएंगे। मैं अपनी माँ के घर और तुम अपनी बहन के घर हो आना। दूसरे जंगल तो मैं जरूर जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी दीदी से मिलने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन मैं उस पारो की टैक्सी पे बैठ के नहीं जाऊंगी। आपको क्या पता कि मुझे उससे कितनी नफरत है। मेरा बस चले ना, मैं तो उसकी टैक्सी ही तोड़ दूं। वो एक विधवा चिड़िया है, तुम उसके साथ अच्छी ही रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर वाला नाराज हो जाए। अरे पारो, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी टैक्सी की, आज हमें भी दूसरे जंगल लेके जाओ। मैं अपनी माँ के घर और गोरी अपनी दीदी के घर जाएगी, हमें मिलने का मन हो रहा है। मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा इसकी टैक्सी में बैठने का। पता नहीं किस तरह से चलाए, कहीं एक्सीडेंट ही ना कर दे। लेकिन कालू जी, आप कहते हैं तो मैं बैठ ही जाती हूँ। फिर पारो चिड़िया गोरी कवि और कालू कवा को लेके दूसरे जंगल चली जाती है। कालू कवा तो सारा रास्ता पारो की तारीफ करता आता है। अरे वाह पारो चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी टैक्सी चला लेती हो। तुम तो राजू चिड़िया से भी ज्यादा अच्छी चला लेती हो। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन दोबारा से अमीर हो जाओगी। लेकिन गोरी कवि सारा रास्ता जलती आती है क्योंकि उससे पारो की तारीफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। अरे सुनाओ बहन, बहुत अरसे बाद आना हुआ है, कैसी हो तुम? कुछ परेशान लग रही हो, बताओ तो क्या हुआ है मेरी बहन? क्या बताऊं दीदी, आपको तो पता है वो पारो अमीर थी, अब उसका पति मर गया। मैंने कहा चलो अब वो गरीब हो गई, मेरी जान छूटी, लेकिन अब तो वो अपनी टैक्सी दोबारा से चला रही है और वो तो फिर से ही अमीर होने लगी है। और ऊपर से ये कालू है कि उसकी तारीफ ही करे चला जा रहा है। मैं तो बहुत जलती हूँ उससे। तो तेरा ये दिमाग किस दिन काम आएगा? ऐसा कर, किसी भी तरह से कोई ऐसी चाल चल कि उसकी टैक्सी पर कोई बैठे ही ना और उसका काम खराब हो जाए। इधर पारो चिड़िया रोज की तरह अपने अड्डे पे जाके खड़ी होती है। सुबह सुबह का टाइम था कि वहीं पर एक उल्लू आता है। उल्लू चाचा बहुत मशहूर थे, उनका बहुत बड़ा कारोबार था। पारो चिड़िया, अगर तुम मेरी गंदुम और मेरे चावल की बोरियां यहाँ से वहां ले जाया करो तो मैं तुम्हें रोज के 500 दिया करूंगा। मुझे एक ऐसे पक्षी ड्राइवर की जरूरत थी जो एक ईमानदार हो और तुम एक ईमानदार चिड़िया हो। क्या तुम्हें ये मंजूर है? अरे उल्लू चाचा, इसमें ना करने वाली बात ही कोई नहीं। इस तरह से तो मेरे वक्त की भी बचत हो जाएगी और मुझे पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। मैं आज ही आपके साथ ये काम करूंगी। तो बस ठीक है, आज ही तुम ये वाला काम शुरू करो। गोदाम से चावल और आटे की बोरियां उठा के मेरी फैक्ट्री में जाके रखनी होंगी तुम्हें, और इसके बदले में मैं तुम्हें 500 रोज के दिया करूंगा।
बस फिर क्या था, पारो चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है और वो ऐसे ही सारा सामान उठा के गोदाम से फैक्ट्री ले जाया करती है। इस तरह से उसके वक्त की भी बचत हो जाती है। वो जल्दी ही वापस अपने कुकू बेटे के पास भी चली जाती है और उसको पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। अब तो पारो रात से पहले ही अपने कुकू के पास चली जाया करती थी। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, पहले तो आप रात को आया करती थी और अब आप जल्दी ही आ जाती हैं। शाम ढलने से भी पहले आप आ जाती हैं। क्या बात है, क्या आजकल काम नहीं लग रहा? नहीं मेरे प्यारे कुकू, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमें उल्लू चाचा की फैक्ट्री का काम मिल गया है। उनकी ही लोडिंग अनलोडिंग में करती हूँ। जो बाकी समय बचता है उसमें थोड़े से ही पक्षी सवारी उठा लेती हूँ और वक्त से आपके पास आ जाती हूँ, ताकि पैसे भी बनते रहें और मेरे कुकू के लिए मेरे पास वक्त भी बचता रहे। अब तो मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे। अच्छा, तो अब मैं समझी। अच्छा, तो इसको उल्लू चाचे का काम मिल गया। अब देखना मैं क्या करूंगी, मेरे लिए तो आसानी हो गई है, आसानी। अगले दिन जब टैक्सी में पारो बोरियां लोड करती है तो गोरी कवि भी छुप के बोरियों के पीछे बैठ जाती है। उसने एक जग भी उठाया हुआ था जिस जग में पानी था। जैसे ही पारो टैक्सी चलाती है वो अपना जग निकालती है और एक एक बोरी में पानी डाल देती है। पानी डालने के बाद गोरी चुपके से वहां से निकल जाती है, लेकिन पारो बेचारी बेखबर को क्या खबर थी। जब वो उल्लू के पास पहुंचती है और बोरियां उतारती है तो खुद भी हैरान हो जाती है। सारी गंदुम और चावल खराब हो चुके थे। अरे पारो, तुम्हारी जिम्मेदार तबीयत देख के ही तो मैंने तुम्हें ये काम दिया था। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। यकीन करें उल्लू चाचा, मुझे इसके बारे कोई खबर नहीं। मैं नहीं जानती कि ये पानी कैसे आ गया, क्योंकि मैंने बहुत एहतियात से बोरियां रखी थी और एहतियात से टैक्सी चलाई है। एक तो इतनी लापरवाही की है, ऊपर से तुम बात भी साथ कर रही हो। क्या मैंने इसमें पानी डाल के रखा था? अब ये इतना बड़ा नुकसान तुम पूरा तो कर नहीं सकती। पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए जो तुम्हारा घर है वो आज से मेरा है। तुम अब उस घर में नहीं रहोगी, अपना कोई और बंदोबस्त करो। पारो बेचारी निराश होकर अपने बेटे को लेके बाहर आ जाती है। उसका घर उल्लू ले लेता है। मम्मा, काश हमारे बाबा जिंदा होते तो हमारे साथ ऐसा कोई भी ना करता। मेरे कुकू, मेरी मम्मा कहा करती थी कि जो भी पक्षी अपने बच्चों के लिए सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला उनका हाथ जरूर थामता है। तुम देखना, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। एक विधवा चिड़िया के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें टैक्सी में जाते हुए छुप के बैठते हुए देख लिया था। तुम्हारे हाथ में जग भी था। अब ना बहाना करना, ये ना कहना कि तुमने नहीं किया था। उसका नुकसान मैं ही पूरा करूंगा। जो मैंने बचत करके पैसे रखे हुए थे कारोबार को बढ़ाने के लिए, अब मैं उससे उसका घर खरीद के दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम कालू जी? उसको गरीब करने के लिए तो मैंने ये सब कुछ किया है और तुम खुद ही गरीब होने की बात कर रहे हो। हम अगर अपना पैसा उस पे लगा देंगे तो हम तो गरीब हो जाएंगे। बस बहुत हो गया। जाओ अब इसी वक्त अपनी बहन के घर जाओ या जहां पर भी जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। मेरे घर में तुम जैसी कवि की कोई जगह नहीं जिसके अंदर सिर्फ हसद ही पलता हो। उस विधवा चिड़िया का घर तो मैं उसको दिलवा के ही रहूंगा, लेकिन अब तुम्हें इस घर में मैं नहीं रखूंगा। कालू की बहुत बातें सुनाने के बाद गोरी कवि रोती हुई वहां से चली जाती है। पारो चिड़िया और कुकू को उनका घर वापस मिल गया था, क्योंकि उल्लू को कालू कौवे ने पैसे दे दिए थे और घर वापस ले दिया था। पारो बहन, आपको आपका घर वापस मिल गया और आप अपने वापस घर में आ गई। हाँ कालू भैया, न जाने कौन सा नेक पक्षी था जिसने हमारे पैसे अदा करके हमें हमारा घर वापस दिला दिया। उसने तो अपना नाम भी खुफिया रखा है। ऊपर वाला उसको बहुत दे। पारो चिड़िया, अब तुम अपनी टैक्सी का काम फिर से शुरू करो ताकि दोबारा से तुम अच्छा कमाने लगो। क्या कालू कौवा ने ठीक किया? हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और गोरी के साथ ठीक हुआ या नहीं ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बाय बाय।